नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास की। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों, इसमें हमने पहला टॉपिक देखा है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, जिसने ये टॉपिक नहीं देखा है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाके इसको पहले देख लें और इसके बाद ही दोस्तों आप पाषाण काल देखेंगे। उसके बाद इसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों भारत का जो प्राचीन इतिहास है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इतिहास को हम इतिहास का जो अध्ययन है हम किस प्रकार करते हैं। पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद फिर आधुनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेंगे और आधुनिक और मध्य अभी आप छोड़िए, अभी आपको देखना है प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो इनको एक बार आप देख लें। देखिए, पहला जो टॉपिक है ये तो हमने कर लिया कंप्लीट, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, इसको आप जरूर देख लें और उसके बाद ही दोस्तों आप आगे के जो टॉपिक हैं उनको फिर देखें। ठीक है, इसके बाद आज हम देखेंगे पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। ठीक है, आज हम जानेंगे स्टोन एज किसे कहते हैं और स्टोन एज यानी कि जो पाषाण काल है, इसका अध्ययन हम जो है कितने भागों में इसका अध्ययन करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, देखिए पाषाण काल के बाद फिर हम क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये सारे जो हैं आपके प्राचीन इतिहास में आते हैं। जैन, बौद्ध के बाद दोस्तों शैव एवं भागवत धर्म, उसके बाद छठी सदी ईसवी पूर्व की राजनीतिक दशा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य देखेंगे, उसके बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग, उसके बाद प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इतने टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों इसको अच्छे से नोट कर लें और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, आज हम जानेंगे पाषाण काल। देखिए दोस्तों, पाषाण काल को स्टार्ट करने से पहले यानी कि जो स्टोन एज है पाषाण काल, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ें जो हैं क्लियर करा देता हूं यहाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल लिखा गया है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है प्रस्तर युग। क्या कहा जाता है, प्रस्तर युग। ठीक है, प्रस्तर मतलब पत्थर का युग। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए प्रागैतिहासिक काल के साथ ही मैंने आपका पाषाण काल लिखा है। तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग कहते हैं, यानी कि पत्थर का युग कहते हैं। तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल ही क्या है, आपका पाषाण काल है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो। और दूसरी चीज दोस्तों आपको याद रखनी है प्रागैतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। मैंने पहले बताया था आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में, कोई लिखित विवरण यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। इस काल की जानकारी कैसे मिलती है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें। ठीक है, अगर कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत, ठीक है, कैसे हमें पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल की। पुरातात्विक स्रोतों से मतलब है दोस्तों, जैसे खुदाई में निकले बर्तन, ठीक है, खुदाई में निकली मोहरें और खिलौने, ये आदि जो है क्या है, ये दोस्तों पुरातात्विक स्रोत है। तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहा जाता है, प्रस्तर युग कहा जाता है, यानी कि पाषाण काल या पत्थर का युग कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल। मैंने पहला तो बताया था आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बताया था मैंने आपको आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा क्या बताया था, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, इसमें लिखित विवरण तो मिले। ठीक है, इसमें लिखित विवरण मिले, लेकिन वो क्या नहीं, पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, याद रखेंगे, पढ़े नहीं जा सके। तीसरा आता है आपका, पहला ये हो गया प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा क्या होता है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रागैतिहासिक काल से एक चीज और याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर कोई लिखित विवरण तो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे
प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, अब देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए इस प्रागैतिहासिक काल में देखिए मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा इस काल में। तो इस काल की जानकारी हमें पाषाण यानी कि पत्थर के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। तो सीधी सीधी बात है, लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ तो पढ़ना लिखना कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद नोट कर ला, प्रागैतिहासिक काल देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक को जो है उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय जाता है, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज दोस्तों नामक अंग्रेज को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे नाम कि भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय अगर आपको पूछा जाता है किसको जाता है तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पाषाण काल की। तो आप समझ चुके होंगे प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा जिसको हम इतिहास से पूर्व का युग जिसको हम कहते हैं, प्रागैतिहासिक क्या कहते हैं, इतिहास। ठीक है, इतिहास से पूर्व का युग, ये आपने सबने पढ़ा है पहले। ठीक है, इतिहास से पूर्व का युग जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मानव संस्कृति का विकास जो है एक लंबे कार्यकाल में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हैं मानव ने, ठीक है, मानव ने दोस्तों समय समय पर विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया। इन्हीं उपकरणों के आधार पर मानव संस्कृति का विकास रेखांकित किया जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो उपकरण थे यानी कि जो पत्थर के जो उपकरण थे, पाषाण उपकरण जो थे, उसी के आधार पर दोस्तों मानव संस्कृति का विकास रेखांकित किया जाता है। और ये उपकरण दोस्तों जहाँ एक ओर मानव बस्तियों के होने का संकेत देते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो उपकरण हैं यानी कि जो पाषाण उपकरण हैं जो, ठीक है, पत्थर के जो उपकरण हैं, इसी के आधार पर मानव संस्कृति का विकास रेखांकित किया जाता है। और ये उपकरण दोस्तों ये उपकरण हमें क्या संकेत देते हैं, ये उपकरण दोस्तों एक ओर हमें मानव बस्तियों के संकेत देते हैं और दूसरी ओर उनके विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लें। आपको पूछा जा सकता है पाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछा जा सकता है पाषाण काल किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, कि पाषाण काल किसे कहते हैं। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव क्या करता था, सिर्फ पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करता था, उसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, पाषाण काल को मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे कि मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल जो है किसे माना जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है पाषाण काल को। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे पाषाण काल को। देखिए अब पाषाण काल का दोस्तों हम अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि पाषाण काल को कितने भागों में हम इसका अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए पाषाण काल यानी कि स्टोन एज को हम 3 भागों में इसका अध्ययन करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बार बार देखिए प्रागैतिहासिक काल के सामने ही पाषाण काल लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया प्रागैतिहासिक काल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रस्तर युग बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको प्रस्तर यानी कि पत्थर यानी कि पाषाण काल। ठीक है, तो अब एक साथ रखें तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, देखिए पाषाण काल को 3 भागों में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं इसको, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को आपको ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता इतना। तो टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं। देखिए पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है क्या है, देखिए अज्ञात काल से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग। ठीक है,
और इसके जो 3 भाग हैं पाषाण काल का जो हम अध्ययन करते हैं 3 भागों में, पहला है पुरापाषाण जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल जिसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, तीसरा है आपका नवपाषाण काल जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज बोलते हैं, और इसी नवपाषाण काल को ही दोस्तों उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है उत्तर पाषाण काल किस काल को कहते हैं, तो नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं इतनी इसको, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों एनसीईआरटी क्या कहता है, देखिए इनका जो टाइम पीरियड है इसको आप याद रखें। जैसे पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व लगभग, ठीक है। दूसरा देखिए मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व लगभग, और उसी प्रकार नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये 3 भाग आप समझ चुके। पाषाण काल का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। इन तीनों का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, इन तीनों का टाइम पीरियड भी आपको नोट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे तीनों भाग इसके। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए पाषाण काल में आपका जो मध्य पाषाण काल है दूसरा भाग और तीसरा भाग नवपाषाण काल, तो इसको दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे पुरापाषाण काल, क्योंकि दोस्तों पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं, ठीक है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, ठीक है। तो ये कवर करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पाषाण काल किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। पाषाण काल ऐसा इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और पाषाण काल को ही दोस्तों मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, ठीक है। और पाषाण काल का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पुरापाषाण काल, कंप्लीट देखेंगे पुरापाषाण काल आज, और कल हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की, ठीक है। चल देखिए पुरापाषाण काल का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। देखिए तो पुरापाषाण काल का अध्ययन जो है हम 3 भागों में करते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, दूसरा आपका है मध्य पुरापाषाण काल जिसको मिडिल पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल जिसको हम अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो तीनों को हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे। निम्न पुरापाषाण काल में कौन से औजार थे, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में कौन से औजारों का प्रयोग हुआ, और उच्च पुरापाषाण काल में पत्थरों के किस प्रकार के औजारों का प्रयोग हुआ। तो इन तीनों में हम इसको देखेंगे, ठीक है। चल और उससे पहले दोस्तों पुरापाषाण काल को हम जानेंगे। चल देखिए पुरापाषाण काल, दोस्तों यहाँ से आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए पहला है आपका पुरापाषाण काल में, देखिए पैलियोलिथिक एज टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, इसको याद अब ना भी रखें चलेगा, ठीक है। देखिए यूनानी शब्द जो है पैलियोस का अर्थ होता है प्राचीन और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण, तो इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल शब्द बना, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों आपके यूनानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, जिनका अर्थ है प्राचीन पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है पुरापाषाण काल से, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इस काल का मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो आप सभी जानते हैं पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में मानव जो है गुफाओं में रहता था और अपने हर कार्य के लिए, हर एक कार्य के लिए किसका प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, यानी कि पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए इन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए
जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों को इकट्ठा करते थे। तो देखिए पुरापाषाण काल में क्या होता था, पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था और इन्हीं पत्थरों की सहायता से वो क्या करता था, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। यानी कि वो भोजन के लिए जो है जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगली फलों को क्या करता था, इकट्ठा करता था। साथ ही साथ दोस्तों इस काल का मानव, देखिए इस काल का मानव इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चा ही खा जाते थे। यानी कि उनको आग का ज्ञान नहीं था, यानी कि आग के बारे में नहीं जानते थे। तो वो क्या करते थे, इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चा ही खा जाते थे। इन्हें पकाने, भोजन पकाने का किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि आग की जानकारी इनको नहीं थी। देखिए पुरापाषाण काल को खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट है, इसको सारे पॉइंट हैं सर आपको अब याद रखने हैं सारे। देखिए खाद्य संग्रहण का अर्थ है अपने भोजन को इकट्ठा करना, यानी कि जो खाद्य, जो खाने का जो सामान है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। तो खाद्य संग्रहण काल किसको कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पुरापाषाण काल को ही दोस्तों खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस काल में मानव आग से अनभिज्ञ था। मैंने अभी बताया ऊपर आपको, कच्चा ही जो है मानव जो है भोजन को कच्चा ही खाता था। तो इस काल में मानव आग से क्या था, अनभिज्ञ था, यानी कि आग की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। इस काल में मनुष्य का जीवन जो है पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है मानव का जीवन पूर्ण रूप से किस काल में शिकार पर निर्भर था, यानी कि शिकार पर किस काल में निर्भर था। तो आप याद रखेंगे पुरापाषाण काल। ठीक है। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन था दोस्तों पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। उसके बाद देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है कई बार, इस काल में आग की खोज हो चुकी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाता है आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में। ठीक है, जिसके भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन आग का प्रयोग कब हुआ, आग का प्रयोग हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल, इसको हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, आग की खोज आपको पूछा जाएगा तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। ठीक है, लेकिन देखिए आग की खोज हो चुकी थी लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से, ये कई बार पूछा जाता है। इसमें जो है कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आग की खोज कब की गई, आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण में। ठीक है, पुरापाषाण काल, मैं दो बार आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन प्रयोग कब हुआ, नवपाषाण काल में। ठीक है, चल आगे देखिए। अगला पॉइंट है, होमोसेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए, यानी कि पुरापाषाण काल के अंतिम में दिखाई दिए होमोसेपियंस। ठीक है, ठीक है, होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। ये पहली बार दोस्तों पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में दिखाई दी और भारत में इस मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण जो है 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, यानी कि होमोसेपियंस के दोस्तों रहने के जो प्रमाण है भारत में, तो कब माने जाते हैं, शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो आप यहाँ पुरापाषाण काल से आप समझ चुके होंगे, पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। ठीक है, और अपने हर कार्य के लिए दोस्तों पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, और पत्थरों की सहायता से ही दोस्तों भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, और अपने भोजन को इकट्ठा करता था और उसको कच्चा खा लेता था। ठीक है, और इन्हें भोजन पकाने की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। पुरापाषाण काल को ही खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस काल में लोग क्या करते थे, खाद्य संग्रहण यानी कि भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, इस काल में मानव आग से अनभिज्ञ था। मैंने अभी आपको बताया आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी पुरापाषाण काल में, ये याद रखेंगे आप। और इस काल में मनुष्य का जीवन जो है पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको कि इस काल में यानी कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई और उसका प्रयोग जो है नवपाषाण काल में हुआ। जो सारे फैक्टर आपको याद रखने। उसके बाद देखिए पुरापाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर के उपकरण के आकार एवं जलवायु में
होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के बारे में तो आपने जाना, लेकिन पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं, इनको आप याद रखेंगे क्या क्या है। इजी है, मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य और तीसरा है उच्च। आपने ऐसे याद रखना है, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, मैं एक एक फैक्ट बताऊंगा, आप सीधे इसको समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, पुरापाषाण काल को हम 3 भागों में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल को ये 3 भाग क्या है, क्या क्या है, पहले है निम्न, उसके बाद निम्न के बाद मध्य पुरापाषाण, उसके बाद उच्च पुरापाषाण। इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, इसको भी देख लें। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें। 2,50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व तक पहले का निम्न पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल का 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व, और उच्च पुरापाषाण काल का 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले, ठीक है, पत्थर के किस प्रकार के औजार मिले, और दूसरा मध्य पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले, और उच्च पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले। तो यहाँ पर हमारा पुरापाषाण काल फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मध्य पुरापाषाण काल और आपका और नवपाषाण काल के बारे में फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, देखिए, तो यहां पर जो निम्न पुरापाषाण काल है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर पैलेयोलिथिक एज बोलते हैं। देखिए, जहां तक निम्न पुरापाषाण काल का प्रश्न है, इस काल की संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल इस प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो निम्न पुरापाषाण काल है, तो इसके कुछ इसकी संस्कृति के कुछ स्थल हैं, इनको आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। देखिए, कश्मीर में पहलगाम, दूसरा इलाहाबाद यूपी में बेलन घाटी, तीसरा देखिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका, उसके बाद देखिए अहमदनगर महाराष्ट्र में नेवासा, उसके बाद कर्नाटक में हुसंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुरापाषाण काल की संस्कृति के स्थल है, ये पूछे जाते हैं, तो इसको आपने याद रखने हैं सारे। ठीक है, कश्मीर में क्या है, पहलगाम है, इलाहाबाद यूपी में बेलन घाटी से मिले हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले हैं, ठीक है, और अहमदनगर महाराष्ट्र के नेवासा से मिले हैं, और कर्नाटक में हुसंगी से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में दोस्तों 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिले। अब ये 2 उपकरण आपको याद रखने, कौन कौन से 2 प्रकार के उपकरण देखने को मिले आपके, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, चलिए, अब 2 क्या क्या मिले, पहला आप याद रखेंगे, पहला क्या है, ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल में मैंने पहले बताया आपको, निम्न पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति के जो स्थल मिले, कहाँ कहाँ से मिले, उनको आपने याद रखना है। और दोस्तों, इस काल में, निम्न पुरापाषाण काल में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिले। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, तो क्या था इसमें, देखिए, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपका डायग्राम भी दिया है, तो समझने के लिए दिया है। ठीक है, देखिए, तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, जिसमें चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। अब पेबुल क्या होता है, पेबुल दोस्तों पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पत्थर जो पानी के बहाव के कारण क्या हो जाते हैं, चिकने और सपाट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेबुल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफा धार होती थी, जिसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। तो ये जो पेबुल थे दोस्तों, ठीक है, ये किस प्रकार होते थे दोस्तों, पानी के बहाव के कारण जो है ये क्या हो जाते थे, चिकने और सपाट हो जाते थे, और इनको हम क्या कहते हैं, पेबुल कहते हैं। तो इसमें एक तरफा धार होती थी। ठीक है, एक तरफा धार होती थी इसमें, जिसका उपयोग क्या किया जाता था, काटने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, पहला उपकरण का प्रकार है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में, तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके जो पेबुल संस्कृति जो है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको।
ठीक है, देखिए इसके उपकरण दोस्तों सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम जो है कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो याद रखेंगे जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है, इसके जो उपकरण हैं वो सबसे पहले आपके पंजाब के, सॉरी मैं पहले आपको गलत बोल गया। ठीक है, तो ये है आपका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है, और चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को ही दोस्तों सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को कौन सी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो सोहन संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। और इस चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम कहाँ मिले, पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया। दूसरा, पहला प्रकार हमने देख लिया। दूसरा प्रकार क्या है, हैंड एक्स संस्कृति। देखिए दूसरा क्या है, हैंड एक्स संस्कृति है। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है जिसका किनारा बहुत धारदार होता था। यानी कि जो यहाँ पे देखिए इसका जो किनारा होता था बहुत धारदार होता था। और याद रखेंगे ये एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता था। देखिए हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण हैं सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुए, मद्रास के समीप वादम वादम दुराई। ठीक है, याद रखेंगे इसको, वादम दुराई में दुराई से प्राप्त हुए। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो याद रखेंगे मद्रास के समीप वादम दुराई से प्राप्त हुए। इसी प्रकार चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हुए पंजाब के सोहन नदी घाटी से। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखना है। उसके बाद क्लियर हो गया निम्न पुरापाषाण काल। तो यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल से। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल। दूसरा देखिए मध्य पुरापाषाण काल से आपको क्या याद रखना है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। देखिए मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा था। ठीक है, यानी कि जो मध्य पुरापाषाण काल है इसमें दोस्तों जेस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग कर जो है प्रमुख कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार क्या थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको पूछा जा सकता है कि फलक जो है किस काल का औजार है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद भी रखना है साथ में। तो देखिए मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजारों की बात करें तो मुख्य औजार क्या क्या थे। पहला था बेधक, दूसरा खुरचनी, तीसरा फलक। ये तीनों आपको याद रखने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फलक। ठीक है, देखिए फलक, खुरचनी और बेधक इनको याद रखेंगे। फलक क्या होता था दोस्तों, फलक एक प्रकार का औजार जिसे पत्थर से तोड़कर बनाया जाता था। तो फलक क्या होता था, फलक एक प्रकार का पत्थर होता था। ठीक है, यानी कि पत्थर को क्या करते थे, तोड़ के उसका क्या बनाते थे, ये समझ लें, उसका पत्थर को तोड़ के उसका हथियार बनाते थे, यानी कि औजार बनाते थे वो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, फलक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य पुरापाषाण काल में फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने बताया कि फलक संस्कृति। ठीक है, तो इसका प्रयोग, फलक का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में। तो इसकी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार क्या क्या थे, बेधक, खुरचनी और फलक। और फलक किसे कहते हैं, फलक दोस्तों एक प्रकार का औजार जिसे पत्थर से तोड़कर बनाया जाता था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे दोस्तों कि ये फलक जो है कहां से प्राप्त हुए। आपको पूछा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल का जो मुख्य औजार है फलक, ये कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें। देखिए फलक कहां से प्राप्त हुए, पहला देखिए उत्तर प्रदेश के चकिया यानी कि वाराणसी से प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं से। तीसरा सोन घाटी राजस्थान के बागान से। तो दोस्तों ये फलक जो है यहाँ से प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से।
ठीक है। तो इस जगह भी याद रखें, उत्तर प्रदेश का चकिया वाराणसी, और मध्य प्रदेश का भीमबेटका, और राजस्थान सोनघाटी राजस्थान का बागान। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखनी है। तो मध्यपुरा पाषाण काल आप समझ चुके होंगे। मध्यपुरा पाषाण काल के मुख्य औजारों की बात करें तो मुख्य औजार था फलक। ठीक है, और इस फलक की अधिकता के कारण ही, यानी कि फलक का ज्यादा प्रयोग हुआ। फलक किसे कहते हैं मैंने बताया, फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे क्या किया जाता था, पत्थर से तोड़कर बनाया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद तीसरा पार्ट है पुरापाषाण काल का, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ये आखिरी है। देखिए, उच्च पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज, इस काल का मुख्य उपकरण मुख्य जो औजार था वो क्या था, ब्लेड। अब यहां पर आपको याद रखना है, देखिए मध्य पुरापाषाण काल में हमने फलक की बात की, यानी कि पत्थर को काट के जो है दोस्तों, पत्थर को तोड़ के उस बनाया जाता था औजार। तो यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल में मुख्य उपकरण, मुख्य औजार क्या था, ब्लेड। ठीक है, ये याद रखेंगे। ब्लेड दोस्तों पतले और संकरे आकार का वह फलक था जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे। ठीक है, यानी कि जो ब्लेड होता था दोस्तों, ब्लेड ये पतले व संकरे आकार का वह फलक था, यानी कि ये सारे पत्थरों के उपकरण हैं। ऐसा मत समझे कि ब्लेड से कुछ और ब्लेड है। ठीक है, तो ये सारे उपकरण जो है पत्थरों के बनाए जाते थे उस समय। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि चापिंग जो बोर्ड अभी मैंने बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको जो निम्न पुरापाषाण की बात की हमने। ठीक है, तो हर काल में चेंज परिवर्तन होते रहा। ठीक है, तो देखिए उच्च पुरापाषाण में क्या हो गया, ब्लेड मुख्य जो है उपकरण बन गया। तो ब्लेड पतले और संकरे आकार का वह फलक, अभी फलक बताया मैंने आपको। ठीक है, फलक जो है क्या होता है, फलक करके, फलक एक प्रकार का औजार जिसे पत्थर से तोड़कर बनाया जाता था, यानी कि पत्थर को तोड़ के बनाया जाता था। तो जिसके दोनों किनारे क्या होते थे, समानांतर होते थे ब्लेड के। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस काल में अस्थि यानी कि हड्डी उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल में हड्डी के उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यानी कि हड्डी के क्या बनाते थे, वो उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है, तो देखिए इस काल में अस्थि यानी कि हड्डी उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे किसमें था, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, हड्डी के उपकरणों की भूमिका किस काल में थी, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, देखिए ये ब्लेड उपकरण कहां से प्राप्त हुए, देखिए इलाहाबाद के बेलन घाटी से, आंध्र प्रदेश के रेनी गुंटूर से, और कर्नाटक के सोरापुर से। ठीक है, तीनों चीजें याद रखेंगे, इलाहाबाद के बेलन घाटी से, आंध्र प्रदेश के रेनी गुंटूर से, और कर्नाटक के सोरापुर से क्या प्राप्त हुए, यहां से ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपने दोस्तों सीधे सीधे ये याद रखना है, आपने उच्च, देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, एक मिनट, यहां से जहां से हमने भाग देखे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पुरापाषाण काल के भाग देखा, निम्न पुरापाषाण काल। देखिए निम्न पुरापाषाण काल में आपने क्या याद रखना है, पहला याद रखना है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, ये याद रखना है। इसके सर्वप्रथम जो इसका जो उपकरण है, कहाँ प्राप्त हुए इसके उपकरण प्राप्त हुए पंजाब के सोहन नदी घाटी में, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हैंड एक्स संस्कृति, ये निम्न पुरापाषाण काल की बात हो रही है। ये दो चीजें याद रखनी है आपने, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल में आपने क्या याद रखना है, फलक को याद रखना है। ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल में आपने ब्लेड को याद रखना है। ठीक है, तो इतना है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और आगे फिर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों पुरापाषाण काल के जो मैंने आपको भाग बताए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तो इनको आप जरूर देखिए अच्छे से। और पुरापाषाण काल के बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको, क्या क्या टॉपिक बताए मैंने आपको उसमें। खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है पुरापाषाण काल को। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ मैंने बताया आपको, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सारे फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।